हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11। तो हम लोग आज लेके आए हैं आपके लिए आपके लिटरेचर से थर्ड पार्ट वीडियो। जी हाँ, वीडियो का फर्स्ट 2 पार्ट आपने ज़रूर देख लिया होगा। ये हमारा थर्ड पार्ट है जहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 चैप्टर वाइज सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया गया है। आज हम लोग इसी का कंटिन्यूएशन में थर्ड पार्ट वीडियो बना रहे हैं और फोर्थ पार्ट बहुत ही जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा आपको विस्टास, माफ़ कीजिएगा, फोर्थ पार्ट बहुत जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा आपको स्नैपशॉट बुक्स का। तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए ताकि आप जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करते जाएं। समय को बचाने के लिए हम लोग फास्ट फॉरवर्ड बहुत ही जल्दी बिना ऑप्शंस के ज़्यादातर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन के साथ रिवाइज करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द एलिंग प्लैनेट चैप्टर है, यहाँ से पिछले और 2-3 क्वेश्चन आया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चैप्टर जो है ये एक आर्टिकल है, ठीक है। तो आर्टिकल के ध्यान में रखते हुए दिस आर्टिकल इज रिटन बाय हुम एंड व्हेन, किसने लिखा है? तो नैनी पैल्कीवाला राइटर है। इंडियन एक्सप्रेस में ये पब्लिश हुआ था। कब? तो 24 नवंबर 1994 में पब्लिश हुआ था। तो याद रखेंगे नैनी पैल्कीवाला ये होंगे राइटर। इंडियन एक्सप्रेस में छपा था और 24 नवंबर 1994 में छपा था। नेक्स्ट है व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? तो 1869। नेक्स्ट है व्हेन एंड वेयर द ग्रीन पार्टी वाज फॉर्म्ड। तो ग्रीन पार्टी जो पर्यावरण के लिए काम कर रहा था ये कब और कहां पे फॉर्म हुआ? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड इन 1972। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड एंड बाय हुम। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये कब फेमस हुआ और किसने इसको फेमस किया? तो कब फेमस हुआ वो आप देखेंगे इन 1987। और किसने फेमस किया? तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये 2 चीज आप याद रखेंगे, 1987 और वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पहला ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 105। What is the place in the zoo at Lusaka, Zambia, where it is written world's most dangerous animal? तो ऐसा कौन सा जगह है, ठीक है, जाम्बिया में जहाँ पे लिखा है दुनिया का सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल, और वहाँ पे क्या प्लेस है, ठीक है। तो व्हाट इज प्लेस्ड देयर? प्लेस मतलब वहाँ क्या रखा हुआ है? तो आंसर है अ मिरर, वहाँ पे एक मिरर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who said are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts? किसने ये कहा है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बंजर रेगिस्तान छोड़ने जा रहे हैं? तो मिस्टर LK झा इस स्टेटमेंट को कहने वाले हैं। अगला प्रश्न आता है व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन पिछले वर्ष भी पूछा था और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो 4 चीज याद रखिएगा, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड्स। ये चारों चीज आपको याद रखना है, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड्स। इन चारों से ही हमारा आर्थिक गतिविधि दुनिया का लगभग चलता है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मेयर्स व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी पिछले बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इसको क्या कहा गया है? द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट है इन विच सेक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मेंशन्ड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। हमारे संविधान के किस सेक्शन में कहा गया, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हमें अपना जंगल और जंगली जीवन का रक्षा करना है? आंसर है आर्टिकल 48A, याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिंग। तो वर्ड मीनिंग के आसपास भी क्वेश्चन कभी कोई पूछता है तो इसका मतलब है डिजीज्ड, बीमार पड़ना या बीमार होना। अगला एक पोएम है चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड पोएम से देखते हैं नेम द पोएट। तो पोएट का नाम यहाँ पे बहुत ही आसान है, मार्कस नेटन। सारा पोएट, सारा ऑथर का नाम आप जरूर से याद रखिएगा। एट व्हाट एज द पोएट थिंक्स ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। तो इस कविता में पोएट को क्या लगता है कब उनका बचपन चला गया था? तो 11 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है वेयर हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड बाय द पोएट। कहाँ पे स्वर्ग और नर्क हमें नहीं मिलता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, रिलीजन, कुछ भी ऐसा दे देगा। तो राइट आंसर इसका जो है पोएम में वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के मैप में, ग्लोब में हमें हेवन और हेल नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट द एडल्ट्स आर। तो इस कविता में कवि के हिसाब से एडल्ट्स जो बड़े लोग हैं, वयस्क लोग हैं, वो कैसे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स मतलब क्या होता है? आडंबर करने वाले।
क्यों वो आडंबर करने वाले हैं, इसका आंसर अगले प्रश्न में ही है। तो 115 देखते हैं। हु टॉक्स एंड प्रीचेस ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट सो लविंगली। कौन हमेशा प्रेम की बातें करता है, प्रेम का उपदेश देता है। प्रीच मतलब याद रखिएगा उपदेश देना, पर खुद कभी प्रेम से पेश नहीं आता। तो इसका आंसर है एडल्ट्स, और इसी कारण इनको हिपोक्रेट्स भी कहा गया है, आडंबरवादी भी कहा गया है कि ये प्रेम की, मोहब्बत की बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर खुद प्रेम से पेश नहीं आते हैं। क्वेश्चन 116, व्हेन ए पर्सन अंडरस्टैंड्स दैट ही हैज थॉट हिज ओन एंड ही हैज ओरिजिनल आइडियाज ही हैज अटेंडेड। तो कोई भी एक इंसान है, जब वो ये समझ लेता है कि उसका सोच उसका अपना है, हिज ओन, और उसका आइडिया अपना है, तो उसने क्या अटेन कर लिया है, रैशनलिज्म, हिपोक्रेसी, इंडिविजुअलिटी या ऑल ऑफ दीज। तो जब हम ये समझ ले कि हमारा दिमाग हमारा अपना है, मैं अपना ओरिजिनल आइडिया सोच सकता हूं, तो इसको कहा जाता है इंडिविजुअलिटी। तो इसका राइट आंसर है सी, इंडिविजुअलिटी। क्वेश्चन 117 में, वेयर डिड द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट गो। कवि का बचपन कहाँ चला जाता है। तो राइट आंसर हम देखते हैं, टू सम फॉरगेटन प्लेस दैट इज हिडन इन इन्फेंट्स फेस। तो याद रखेंगे, कोई भूला बिसरा जगह चला जाता है और किसी नवजात के चेहरे में उनका बचपन वो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। तो पहला स्टैंजा अगर आपको दे दिया जाता है, बोलता है राइम स्कीम क्या है, तो आमतौर पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी बाय चांस अगर पूछा तो याद रखेंगे इस पोएम का राइम स्कीम ABBCCD। क्वेश्चन 119 में आते हैं, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट। तो इस कविता में पोएट का जो टोन है वो कैसा है। तो टोन उनका है नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक मतलब क्या होता है, पुरानी बातों को याद करना, अपने बीते हुए बचपन को वो याद कर रहे हैं, इसलिए नॉस्टैल्जिक। व्हाट डज द पोएट वांट टू सजेस्ट थ्रू दिस पोएम। इस कविता से कवि क्या हमें बताना चाहते हैं। तो वो बताना चाहते हैं डिफरेंट स्टेजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमिंग आउट ऑफ चाइल्डहुड, कि बचपन से बाहर निकलने के लिए क्या क्या सीढ़ियाँ, क्या क्या पड़ाव हमें पार करने पड़ते हैं। तो पहला उन्होंने क्या बताया था कि 11 वर्ष पूरा हो जाना। दूसरा उन्होंने क्या बताया था कि हम हेवन और हेल असल में एग्जिस्ट नहीं करता ये समझ जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रैशनलिज्म। रैशनलिज्म उसके अंदर आ जाता है। तीसरा चीज़ क्या बताया था इस पोएम में बड़ा होने का क्राइटेरिया, कि ये समझना एडल्ट्स जो है वो हिपोक्रेट्स होते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रेम की, पर प्रेम में खुद कभी पेश नहीं आते हैं प्रेम से। तो ये 3 अलग अलग स्टेजेस हैं जिसको पोएट ने बताया है कि इसके बाद हम लोग एडल्टहुड में एंटर करते हैं। अगला फिर से एक पोएम है, फादर टू सन। सबसे पहले आसान सा क्वेश्चन, पोएट का नाम क्या है। तो एलिजाबेथ जेनिंग्स। नेक्स्ट है, दिस पोएम इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन हुम। तो पोएम के नाम से ही क्लियर है कि किसके बारे में है, ये पिता और पुत्र के बारे में, फादर एंड सन। अगला है, व्हाट इज द कंप्लेंट ऑफ द फादर। पिता का शिकायत क्या है। तो शिकायत ये है, द सन रिमेन्स अलोन एंड साइलेंट। बेटा हमेशा अकेला रहता है और शांत रहता है, ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज नॉट फाउंड इन द एयर बिटवीन फादर एंड द सन। ये पिछले बार पूछा था सैंपल पेपर में, और आंसर है अंडरस्टैंडिंग, मतलब पिता और पुत्र के बीच क्या नहीं पाया जाता है। तो ये एयर वर्ड पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। एयर का मतलब यहाँ पे हवा नहीं है, एयर का मतलब है नज़दीकी, करीबी। वो जब आसपास रहते हैं तो क्या चीज़ नहीं दिखता है, नहीं मिलता है उनके आसपास। तो राइट आंसर है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, समझदारी नहीं उन दोनों के बीच। अगला क्वेश्चन 125, अकॉर्डिंग टू द सन एंगर ग्रोज आउट ऑफ। तो बेटे के हिसाब से जो क्रोध है वो किस चीज से जन्म लेता है। अकॉर्डिंग टू सन, इसको आप भूल जाइए, एंगर ग्रोज आउट ऑफ। आंसर है ग्रीफ, सैडनेस, दुख के कारण क्रोध का जन्म होता है। तो जब भी आप दुखी होते हैं आपके अंदर क्रोध आता है, तो ये याद रखेंगे। एट द एंड द फादर एंड द सन लॉन्ग टू डैश ईच अदर। कविता के अंत में दोनों पिता और पुत्र अपना हाथ बढ़ाते हैं एक दूसरे की तरफ। क्या चीज लॉन्ग करते हैं। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, विश करना। ठीक है, विश या डिजायर। तो ये क्या विश करते हैं, एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। तो आंसर है फॉरगिव करने के लिए, एक दूसरे को। फॉरगिव करने का मतलब होता है माफ करना, एक दूसरे को माफ करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सन इज इन विच स्टेज ऑफ हिज लाइफ। जो सन है वो अभी अपने किस अवस्था में, अपने जीवन के किस अवस्था में।
तो राइट आंसर क्या है, एडोलेसेंस या टीनेज भी आप वहाँ पे ऑप्शन में पा सकते हैं। इसका मतलब होता है किशोर अवस्था, एडोलेसेंस या टीनेज मतलब कि किशोर अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नया चैप्टर सिल्क रोड। तो सिल्क रोड में ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है नेम द नैरेटर या ऑथर ऑफ द चैप्टर सिल्क रोड। तो याद रखिएगा इस चैप्टर में नैरेटर और ऑथर दोनों एक ही आदमी है। किसी किसी चैप्टर में ये अलग हो सकते हैं, नैरेटर अलग ऑथर अलग, पर यहाँ पे अलग अलग नहीं, एक ही है और उनका नाम है निक मिडल्टन, जो कि एक ओल्ड एज इंसान है, 50 साल के ऊपर के इंसान है इस कहानी के अंदर। नेक्स्ट है वेयर डिड निक मिडल्टन वांट टू रीच। निक मिडल्टन कहाँ पहुँचना चाहते थे। आसान आंसर है माउंट कैलाश। तो कैलाश पर्वत तक ये पहुँचना चाहते थे धार्मिक कारणों से। व्हाट इज द होली पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ यात्रा। टू माउंट कैलाश इज कॉल्ड। तो माउंट कैलाश पे तीर्थ यात्रा करने को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, कोरा। याद रखिएगा कोरा। अगले प्रश्न में आते हैं वेयर इज माउंट कैलाश लोकेटेड एट। तो माउंट कैलाश कहाँ पे है, तिब्बत में, जो कि चाइना ने अभी हड़पा हुआ है। तो तिब्बत के अंदर है माउंट कैलाश। माउंट कैलाश के ऊपर जो तालाब है, दुनिया का सबसे ऊंचा तालाब, उसका नाम है मानसरोवर। अगला प्रश्न है नेम द ड्राइवर ऑफ निक मिडल्टन। तो निक मिडल्टन का ड्राइवर का नाम क्या था, सेतन। यहाँ पे टी साइलेंट होता है, सेतन। स्पेलिंग याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये बोर्ड एग्जाम में पूछा था पिछली बार। तिब्बतन मैस्टिफ इज द नेम ऑफ अ टाइप ऑफ। तो तिब्बतन मैस्टिफ किस चीज का नाम है, तो याद रखेंगे ये एक कुत्ते का नाम है, ए डॉग। अगला प्रश्न है द नैरेटर फाउंड विच प्लेस टू बी ग्रीन एंड मिजरेबल। ये भी सैंपल पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा जगह बहुत ही ग्रीन मतलब बुरा और बेकार उनको दिखता है। तो राइट आंसर है होर। तो वो होर जगह था जो उनको सुना था उनके बारे में कि बहुत सुंदर हुआ करता था पर अभी बहुत ही बेकार है। अगला क्वेश्चन है विच होली लेक इज सिचुएटेड ऑन माउंट कैलाश। तो मैंने अभी आपको बताया था कि माउंट कैलाश के ऊपर कौन सा झील है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा झील मानसरोवर। अगला है whom did the narrator find to be his companion for the कोरा। कोरा के लिए अपना दोस्त के तौर पे वो किसको पाते हैं निक मिडल्टन। तो नॉर्बू। नॉर्बू नाम याद रखेंगे। इसको पाते हैं अपने कंपेनियन मतलब साथी के तौर पे, जो इनके साथ कोरा करने के लिए माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ेगा। एट व्हाट प्लेस डिड ऑथर फॉल इल। किस जगह पे ऑथर थोड़ा बीमार पड़ जाते हैं। तो बहुत सारी जगह गए थे, तो यहाँ पे जगह का नाम है दार्चेन। ये सब तिब्बत में ही है। तो दार्चेन वो जगह है जहाँ पे उनका तबीयत बहुत खराब हो गया था, लग रहा था कि आज रात को सोया तो कल सुबह वो जिंदा नहीं बचेंगे। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड नॉर्बू वर्क एट। तो नॉर्बू कहाँ पे काम करता था। तो वो एक चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस बीजिंग, बीजिंग में पता है चाइना की कैपिटल है, वहाँ पे काम करता था। चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस बीजिंग में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं नेम द प्लेस वेयर द ऑथर ट्रैवल्ड इन सीक्वेंस। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी सीक्वेंस समझने के लिए कि ऑथर कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले वो जाते हैं लहासा, लहासा से जाते हैं वो चैंगतैंग, वहाँ से जाते हैं रावू, रावू से होर, होर से दार्चेन। तो इतनी जगह उन्होंने ट्रैवल किया है और कहानी में मुख्यतः जो जिक्र है वो रावू, होर और दार्चेन का जिक्र है। लास्ट है कोरा इज अ पिलग्रिमेज टू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। कोरा एक पिलग्रिमेज है कहाँ के लिए, तो माउंट कैलाश के लिए। तो माउंट कैलाश पे जब हम चढ़ते हैं उसको बोलते हैं कोरा। तो इस तरह से आपको हॉर्नबिल बुक का सारा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने रख दिया गया है। आप बहुत मेहनत से इसको पढ़ें, वीडियो को अच्छे से देखें, शेयर करें और कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, आपको हम आंसर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।